नमस्ते प्रिय साथियों। आज की कहानी है गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की कहानी जीत गया पुरुषार्थ। नित्य की भांति गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई भोर होने से पहले ही उठ गए। फिर वे नित्य कर्म से निवृत्त हुए और घोड़ों पर सवार होकर अपनी मंजिल पर चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले एक और नगर में अपना पड़ाव डाला। पटेल ने पैसे देकर बुलाकी को नगर से भोजन और सामान लाने को भेज दिया और खुद घोड़ों से सामान उतारकर उसे व्यवस्थित करने लगे। संध्या वंदना से निवृत्त होकर पटेल अभी बैठे ही थे कि बुलाकी सारा सामान लेकर आ पहुंचा। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। पटेल समझ गए कि बुलाकी फिर नगर में कोई अजीब दृश्य देख आया है और उसका रहस्य जानने को बेचैन हो रहा है। अतः उन्होंने स्वयं ही पूछ लिया, बुलाकी, तुम्हारी सूरत से लगता है कि आज तुमने इस नगर में फिर कोई अजीब दृश्य देख लिया है और उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो रहे हो। लेकिन अभी ना तो मैं उसे तुम्हारी जुबानी सुनूंगा और ना उस बात का रहस्य तुम्हें बताऊंगा। हमेशा की तरह जब भोजन खा पीकर तृप्त हो जाएंगे तब वो बात मुझे बताना। सोने से पहले मैं तुम्हें उस बात का अर्थ समझा दूंगा। बुलाकी के पेट में वो बात पच नहीं रही थी, लेकिन जब पटेल ने उस समय उसे कोई बात बताने से मना कर दिया तो मन मारकर उसे खामोश रह जाना पड़ा। भोजन से निवृत्त होकर जब दोनों बिस्तर पर जा बैठे तो हुक्के का एक कश खींचकर बात पटेल ने ही छेड़ी। उन्होंने बुलाकी राम से पूछा, हाँ तो भाई बुलाकी, अब तुम वो विचित्र बात बताओ जो तुम इस नगर में देख कर आए हो और जिसका रहस्य जानने को तुम बहुत बेचैन हो रहे हो। बुलाकी बोला, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से खरीदारी करके लौट रहा था तो मैंने चौराहे पर एक अजीब दृश्य देखा। मैंने देखा कि राजा के सिपाही एक नौजवान को सूली पर चढ़ा रहे हैं। वहीं पर एक तपस्विनी स्त्री खड़ी है और उसके पास नौजवान भी खड़ा है। उनसे कुछ दूर हटकर एक और स्त्री खड़ी थी। तीनों निर्विकार भाव से उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ाए जाते देख रहे थे। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि अगर वो व्यक्ति उनका कोई परिचित या कोई रिश्तेदार था तो उसे सूली पर चढ़ता देख उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे थे, जबकि वहां तमाशाइयों में मौजूद कई स्त्रियों के चेहरों पर गम के भाव थे। उनमें से कुछ स्त्रियां सिसक भी रही थी। बुलाकी की बात सुनकर गंगाराम पटेल मुस्कुराए, फिर बोले, बुलाकी राम, सुनो। इस नगर में धनीराम नाम का एक वैश्य रहता है जो बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति है। उसकी 2 संतान हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम सुमन है और लड़के का नाम मनोज। सुमन की अभी शादी नहीं हुई, जबकि मनोज का विवाह हो चुका है। उसकी पत्नी का नाम कृष्णा है। मनोज का एक दोस्त है जिसका नाम है चंदू। अब तुम ये सुनो कि इन सब के साथ क्या हुआ। सेठ धनीराम का कारोबार पहले बहुत अच्छा चलता था। उसकी गिनती इस शहर के धनी मानी व्यक्तियों में की जाती थी। लेकिन चंदू नाम के मनोज के दोस्त ने इस परिवार में ऐसी चिंगारी फेंकी कि इनका घर तबाह होकर रह गया। वो कैसे पटेल जी? बुलाकी ने उत्सुकता से पूछा। हुआ ये कि मनोज का दोस्त चंदू पहले एक सच्चरित्र नौजवान था। उसके पिता ने उसके लिए काफी धन छोड़ा था, किंतु उसके मरने के बाद चंदू को पर स्त्री गमन का चस्का लग गया। वो अपनी काम पूर्ति के लिए वैश्याओं के यहाँ जाकर उन पर अपने पिता के जमा किए हुए धन को उड़ाने लगा। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। तब उसने एक जुगत लगाई। वो वैश्याओं का दलाल बन गया और दूसरे लोगों को फंसाकर वैश्याओं के पास पहुंचाने लगा। ऐसे करने से उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक सुधर गई। वो दलाली से कमाए धन से ऐश करने लगा। लेकिन बुलाकी, ये सब कब तक चलता? पाप की कमाई से भी किसी का गुजारा हुआ है जो चंदू का होता। धीरे धीरे नगर के अधिकांश लोग इस बात को जान गए कि चंदू वैश्याओं का दलाल है। तब वे उससे कन्नी काटने लगे।
इससे चंदू की कमाई बंद हो गई और उसके भूखों मरने की नौबत आ पहुंची। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कहानी को पढ़ रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक, कमेंट, शेयर अभी के अभी जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही कहानियां और सुनना चाहते हैं तो प्लीज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए कहानी को जारी रखते हैं। ऐसे में चंदू की नजर मनोज पर पड़ी। उसने सोचा किसी तरह मनोज को किसी वैश्या के चंगुल में फंसा दिया जाए तो उस वैश्या की कमाई भी हो जाएगी और मेरा भी गुजारा हो जाएगा। ऐसा विचार करके एक दिन वो मनोज से मिला और उससे कहा, मित्र, कई दिन से मेरी इच्छा देवी दर्शन की हो रही है, लेकिन मैं वहां अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। तुम साथ दो तो हम दर्शन करके आए। मनोज एक धर्म परायण पिता का बेटा था। उसने अपने पिता से धार्मिक संस्कार पाए थे। वो देवी दर्शन के लिए राजी हो गया। तब चंदू उसे बजाय देवी दर्शन कराने के बहला फुसलाकर वैश्या मोहिनी के यहाँ ले आया। उस दिन वैश्या मोहिनी ने उस पर ऐसा मंत्र मारा कि मनोज उसका दीवाना बन गया। घर में पतिव्रता स्त्री होते हुए भी वो एक वैश्या के प्रेम जाल में फंस गया और उस पर अपने पिता की कमाई हुई दौलत खुले हाथों से लुटाने लगा। वैश्या उससे जिस भी चीज को लाने का आग्रह करती वह उसकी प्रार्थना की तुरंत पूर्ति कर देता। इस तरह से चंदू की भी मौज हो गई। वैश्या जो धन मनोज से लेती, चंदू उसमें से अपना कमीशन वसूल कर लेता। कुछ दिन बाद मनोज की पत्नी को इस बात का पता चल गया कि उसका पति वैश्यागामी हो गया है। इस पर उसने अपने पति को बहुत समझाया। मनोज ने उसे ये वचन दिया कि अब के बाद वह उस वैश्या के पास नहीं जाएगा, लेकिन उसने उस वचन का पालन नहीं किया। चोरी चोरी चुपके चुपके उसका वैश्या के यहाँ जाना बदस्तूर जारी रहा। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण विराम लिया। हुक्के से 2-3 गहरे कश खींचे, ढेर सारा धुआं मुंह से उगला और कुछ ताजगी महसूस करते हुए आगे बोले, बुलाकी, सेठ के लड़के मनोज की वैश्यागामी हो जाने तक की कहानी तुमने सुन ली। अब एक दूसरी घटना तुझे सुनाता हूँ जो इसी कहानी से संबंध रखती है। इसी नगर में मोतीराम नाम का एक रईस व्यक्ति रहता था। उसके पास लाखों की जायदाद थी, किंतु उसे भी सट्टे और वेश्याओं का चस्का लग गया था। परिणाम ये निकला कि कुछ ही दिनों में उसकी सारी दौलत स्वाहा हो गई। उसे भोजन के भी लाले पड़ने लगे। तब वो नौकरी की तलाश में इधर उधर धक्के खाने लगा। एक दिन संयोग से वो एक बगीचे में सुमन और कृष्णा से टकरा गया। ये दोनों ननद भाभी उस दिन बगीचे में शाम की सैर को आई हुई थी। मोतीराम ने जब उन्हें अपनी दास्तान सुनाई तो उन्हें उस पर दया आ गई। वे उसे अपने साथ अपने घर ले आई और सेठ धनीराम से कहकर उसे अपने घर में नौकर रखवा लिया। मोतीराम बहुत ठोकरें खा चुका था, इसलिए नौकर बनकर उसने अपने काम गंभीरता से करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने घर वालों का विश्वास जीत लिया। सेठ और उसके परिवार के लोग उससे सलाह मशवरा करने लगे। मोतीराम ने मनोज को एक दिन वैश्या के कोठे से निकलते देख लिया और क्योंकि वह पहले उन कोठों पर आता जाता रहता, इसलिए अपने एक जानकार से मनोज के बारे में सब कुछ जान लिया कि ये श्रीमान मोहिनी नामक वैश्या के दीवाने हैं और उस पर अपना बेहिसाब दौलत लुटा रहे हैं। तो उसने ये बात सेठ धनीराम को बता दी। धनीराम ये सुनकर बिफर उठे। उन्होंने मनोज को बुलवाया और उसे बहुत लानत मलामतें दी। उन्होंने मनोज को ये धमकी भी दी कि यदि उसने अपना आचरण नहीं सुधारा तो वो उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। पिता की धमकी का कुछ दिन तो मनोज पर असर रहा, किंतु जैसा कि किसी शायर ने कहा है, छूटती नहीं है जालिम मुंह को लगी हुई। उसने फिर से वैश्या के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। जब सेठ धनीराम की सारी कोशिशें अपने बेटे को समझाने में विफल हो गई तो विवश होकर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। मनोज ने एक मकान किराए पर ले लिया और वहीं पर रहने लगा।
जो कुछ पूंजी पिता के व्यापार से उसने छुपा रखी थी वो उसी से अपनी गुजर बसर करने लगा। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम ने आगे कहा, बुलाकी अब तुम आगे की कहानी सुनो कि उस बेईमान चंदू ने क्या किया। एक दिन उसने एक झूठी चिट्ठी लिखी और उसे लेकर सुमन के पास पहुंचा। उसने सुमन से कहा कि एक दुर्घटना में तुम्हारा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसने तुम्हें फौरन अपने पास बुलाया है। मैं उसे एक वैद्य के पास छोड़ आया हूँ, तुम तुरंत चलकर उससे मिल लो। सुमन ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में नीचे जो दस्तखत थे वो कुछ कुछ उसके भाई के हस्ताक्षरों से मिलते थे। सुमन ने ज्यादा छानबीन नहीं की। भाई के साथ हुई दुर्घटना की बात सुनकर वो पहले ही बहुत घबरा गई थी, इसलिए वो फौरन चंदू के साथ चल पड़ी। मक्कार चंदू उसे लेकर एक बाग में पहुंचा। जब सुमन ने उससे पूछा कि मेरा भाई कहाँ है, तो वो बोला, मिल जाएगा मेरी जान, वो भी मिल जाएगा। पहले जरा वो काम तो कर लूं जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ऐसा कहकर वो कपटी सुमन से लिपटने की कोशिश करने लगा। ये देखकर सुमन उसकी नीयत समझ गई और सहायता के लिए चिल्लाने लगी। उसकी सहायता की पुकार मोतीराम ने सुनी। वो किसी काम के सिलसिले में उधर से ही गुजर रहा था। वो तुरंत बाग में पहुंचा और एक ही नजर में सारा मामला समझकर चंदू से जाकर भिड़ गया। उसने 3-4 घूंसे कसकर चंदू की कोख में दे मारे। चंदू दर्द से बिलबिला उठा। उसने सुमन को छोड़ दिया और अपनी कोख पकड़कर बैठ गया। मोतीराम ने उसे बहुत बुरा भला कहा, उसे बहुत जलील किया, फिर उसकी पीठ पर एक लात देकर उसे वहां से भगा दिया। साथ ही उसने ये धमकी भी दे दी कि यदि आगे से उसने सुमन पर अपनी बुरी नजर डाली तो वो उसका खून कर देगा। मोतीराम सुमन को लेकर उसके घर पहुंचा। उसने सेठ धनीराम को जब ये बात बताई तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपने आदमी भेजकर चंदू को पकड़ मंगवाया। वहां भी चंदू की जमकर पिटाई की और उसे चेतावनी दी गई कि आगे से वो इस मकान की गलियों से भी गुजरा तो उसका बहुत बुरा अंजाम किया जाएगा। चंदू की अपनी कुकृत्यों के कारण बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, अतः उसने इस परिवार में अपनी बेइज्जती का बदला लेने का निश्चय कर लिया। विद्वेष की आग में जलते हुए उसने फैसला कर लिया कि वो मनोज को किसी गंभीर मुसीबत में फंसा कर ही दम लेगा। यहाँ तक की कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, हुक्का गुड़गुड़ाया और मुंह से धुआं निकालते हुए कहा, बुलाकी राम, मनोज की पत्नी कृष्णा के बारे में भी सुनो। वो बेचारी दिन रात अपने पति की चिंता में घुलने लगी थी। अपने पिता के डर से उसका पति तो घर आ नहीं सकता था, इसलिए उसने स्वयं ही उससे मिलने का निर्णय किया। उसने एक गुजरी का भेष बनाया और दही की मटकी सिर पर उठाए उस ओर चल पड़ी जहां उसका पति रह रहा था। उसने दही ले लो, दही, ताजा दही, असली दही, इस तरह की आवाजें उस गली में लगानी शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर मनोज ने घर से बाहर झांका। एक बेहद खूबसूरत युवती को दही बेचते देखकर वो बर्तन लेकर बाहर आ गया। ए दही वाली, कैसे दिया है दही? उसने पूछा। उस बदले हुए वेश में वो अपनी पत्नी को जरा भी नहीं पहचान सका था। 2 पैसे सेर, कृष्णा बोली। आधा सेर दही इस बर्तन में डाल दो, मनोज बोला और बर्तन आगे बढ़ा दिया। बर्तन देने के बहाने उसने कृष्णा का हाथ छू लिया, जिसका कृष्णा ने कोई विरोध नहीं किया। इससे तो मनोज का हौसला और भी बढ़ गया। वो बहला फुसलाकर कृष्णा को अपने घर में ले गया। बुलाकी, उस पतिव्रता स्त्री कृष्णा ने कैसे अपने पति को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया, ये एक लंबी कहानी है। इसलिए उस प्रसंग को छोड़कर ये सुन कि कुछ ही दिनों में कृष्णा ने मनोज को अपने रूप का दीवाना बना लिया। इसका परिणाम यह निकला कि मनोज ने उस वैश्या के यहाँ जाना छोड़ दिया। अब तो वो दिन रात दही वाली गुजरी यानी कृष्णा के चक्कर में ही रहने लगा। अब तुम उस वैश्या मोहिनी का हाल भी सुनो। पटेल ने आगे कहा, अपना शरीर बेचने के धंधे से वैश्या ने काफी धन कमा लिया था। उसे अब अपने जलील धंधे से नफरत होने लगी थी।
बीच में कई बार उसने मनोज से अपना पीछा छुड़ाना चाहा था, लेकिन वो तो किसी गोंद की तरह उससे चिपक कर रह गया था। पर अब जब वो खुद ही उसके घर आना जाना बंद कर चुका तो उसे बहुत खुशी हुई। एक दिन उसके मन में विचार आया कि इस पाप कर्म से मैंने धन तो बहुत कमा लिया, अब क्यों न तीर्थ स्थलों पर जाकर अपने पापों का बोझ कुछ कम कर लूं। ऐसा सोचकर उसने अपनी सारी संपत्ति अपनी छोटी बहन को सौंप दी और तीर्थों की यात्रा के लिए निकल गई। मोहिनी के वहां जाने के बाद चंदू का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। ग्राहकों को फंसाकर मोहिनी के कोठे पर पहुंचाने से ही तो उसकी रोजी रोटी चलती थी। अब मोहिनी का कोठा ही बंद हो गया तो उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। उसने समझा कि मोहिनी रह तो यहीं रही है, पर जानबूझकर उससे नहीं मिलना चाहती। तब उसने मोहिनी से भी बदला लेने की ठान ली। एक रात वो चोरी छिपे मोहिनी के घर में घुस गया। अंदर कमरे में उसने एक युवती को सोते हुए देखा। कमरे में अंधेरा था, इसलिए वो पहचान नहीं सका कि पलंग पर सोई हुई युवती मोहिनी है या कोई और। वो उछलकर पलंग पर चढ़ गया और सोई हुई युवती का मुंह बाएं हाथ से दबा लिया ताकि वो चीख न सके। तब उसने अपनी जेब से एक तेज धार वाली कटार निकाली और उस युवती का गला रेत दिया। उसने युवती का कटा सिर एक चादर में लपेटा और रात के अंधकार में उस कटे सिर को मनोज के घर में रखाया। फिर उसने वहां की कोतवाली में ये सूचना पहुंचा दी कि मनोज नाम के एक नौजवान ने वैश्या मोहिनी का खून कर दिया और उसका सिर काटकर अपने साथ ले गया है। इस सूचना के आधार पर शहर कोतवाल ने मनोज के घर पर छापा मारा तो उन्हें एक युवती का कटा सिर मिला। तब हत्या के जुर्म में मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटे को मुसीबत में पड़ा देख धनीराम की ममता जाग उठी। उसने एक अच्छा सा वकील करके मनोज को छुड़ाने का प्रयास शुरू कर दिया। सेठ धनीराम ने पैसा पानी की तरह बहाया, किंतु दो कारणों से उसे मनोज की जमानत कराने में विफलता ही मिली। पहला, मनोज के घर से कटा सिर मिलना और दूसरा, चंदू की चश्मदीद गवाही। चंदू ने अदालत में खड़े होकर ये गवाही दी थी कि मैंने अपनी आंखों से मनोज को वैश्या मोहिनी का खून करते देखा है। बस यही दोनों कारण मनोज की जमानत होने में बाधक बन रहे थे। एक लंबी बहस के बाद आखिर न्यायाधीश ने मनोज को फांसी का हुक्म सुना दिया। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई की ओर देखा और पूछा, बुलाकी, क्या बात है, तुम हुंकारा नहीं भर रहे? नींद आ रही है तो कहानी यही बंद कर दूं? अरे नहीं नहीं पटेल जी, मैं खूब ध्यान लगाकर इस कहानी को सुन रहा हूँ। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि बुरा वक्त पड़ने पर लोग किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अपने सगे ही अपने खिलाफ हो जाते हैं और जिनकी हम जीवन भर उपेक्षा करते रहते हैं वे लोग मदद के लिए आगे आते हैं। खैर, ये तो ईश्वर का नियम है, इन नियमों में इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप आगे की कहानी सुनाइए। बुलाकी, जब न्यायाधीशों ने मनोज को फांसी की सजा सुना दी तो उसकी पत्नी कृष्णा ने एक फैसला कर लिया। उसने अदालत में ये लिखकर दे दिया कि उस वैश्या का खून मेरे पति ने नहीं, मैंने किया है। मेरे पति को छोड़ दिया जाए और मुझे फांसी की सजा दे दी जाए। न्यायाधीश ने उसकी अर्जी स्वीकार कर ली। मनोज को जमानत पर रिहा कर दिया गया और कृष्णा को गिरफ्तार करके नए सिरे से मुकदमे की तफ्तीश के आदेश जारी कर दिए। इस बीच मोतीराम भी लगातार भाग दौड़ करता रहा। उसने कटे हुए सिर को देखा था, क्योंकि पहले वह वैश्या मोहिनी के यहाँ लगातार जाता रहता था, इसलिए उससे संदेह हो गया कि वो कटा सिर मोहिनी का ना होकर किसी और का था। तब वो सिर किसका था, मोहिनी की बहन को उसने कभी नहीं देखा था। देखता तो तुरंत पहचान जाता कि वो कटा सिर मोहिनी का नहीं, उसकी छोटी बहन का था। इसे मनोज पर प्रभु की कृपा समझिए या संयोग। इसी बीच तीर्थ यात्रा बीच में ही छोड़कर वैश्या मोहिनी घर लौट आई। उसने घर पहुंचकर देखा कि सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे हैं।
उन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस मोहिनी के कत्ल में मनोज पर मुकदमा चल रहा है वो मोहिनी तो जिंदा है। तब मोहिनी खुद अदालत पहुंची और न्यायाधीश को बताया कि कत्ल मेरा नहीं, मेरी छोटी बहन का हुआ है। मोहिनी ने न्यायाधीश के सामने जोर देकर ये बयान भी दिया कि बहुत दिनों से चंदू उसे और मनोज को मुसीबत में फंसाने के लिए धमकी दे रहा था। हो सकता है मुझसे बदला लेने के लिए ये कत्ल उसी ने किया हो। मोहिनी के इस बयान पर न्यायाधीश ने कोतवाल को ये आदेश दे दिए कि चंदू को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाए। एक बार फिर से मुकदमे की तफ्तीश जारी हुई। चंदू के घर की तलाशी ली गई। वहां से वो जेवर बरामद हो गए जो उस दिन मोहिनी की बहन ने पहने हुए थे। वो नामुराद उसका सिर काटने के बाद उसके मृत शरीर से जेवर भी उतार लाया था। वो कटार भी उसके घर से बरामद हो गई जिससे उसने मोहिनी के बहन का सिर काटा था। उसे कभी सपने में भी ये गुमान नहीं था कि कभी वो कटार बरामद हो जाएगी, इसलिए उसने उसे धोया भी नहीं था। मोहिनी की बहन के शरीर का सूखा हुआ खून अभी भी उस कटार पे लगा हुआ था। चंदू के ऊपर मुकदमा चला, वो दोषी साबित हुआ। न्यायाधीश ने कृष्णा और उसके पति मनोज को बाइज्जत बरी कर दिया। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, बोला कि आज तू जिस अजीब दृश्य को देख कर आया है ये वही दृश्य था। आज चंदू को सूली पर लटकाया जा रहा था। वहां जो तेजस्विनी स्त्री खड़ी थी वो मनोज की पत्नी कृष्णा थी और वो युवक स्वयं मनोज था। उससे हटकर जो स्त्री खड़ी थी वो वैश्या मोहिनी थी। बस अब तो तेरी शंका का समाधान हो गया। अब तू सो जा, मैं भी सोने की तैयारी करता हूँ। सुबह उठकर फिर से यात्रा करनी है। ऐसा कहकर वे लेट गए। शीघ्र ही उन्हें निद्रा देवी ने आ घेरा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।